नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज के तहत आज हम जो है विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन देखेंगे, क्योंकि जो हमारा पार्ट 1 था, देखिए ये विजयनगर साम्राज्य से पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है पीछे मैंने कराया है और उसमें जो है राजनीतिक चीजें जो हमने देख ली हैं, ये जो है पार्ट 2 है और इसमें हम जो है विजयनगर के प्रशासन को देखेंगे। क्योंकि पीछे तो हमने जो पार्ट 1 में बताया ही है कि संगम वंश क्या है, सालुक, तुलुक और फिर अराविडु, जी 4 वंश होते हैं, इनमें जो महत्वपूर्ण शासक होते हैं उनके बारे में, उनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या थी, वो सारी चर्चा जो है पीछे की वीडियो में हो चुका है। और ये क्लास का टाइम टेबल है मंडे टू फ्राइडे, जो हमारा आओ पीटी पास करो सीरीज चल रही है। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को जो है वो सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे हमारा जो है प्रोग्राम चल रहा है यूपी पीसीएस मेंस को लेकर के, जो आंसर राइटिंग सीरीज है। और ये यूपी पीसीएस ही नहीं, यूपीएससी के बच्चों के लिए भी फ्रूटफुल है और अदर स्टेट के भी बच्चे, क्योंकि मेंस में तो सबको डिस्क्रिप्टिव भी लिखना होता है, तो ऐसे में सारे बच्चों के लिए उपयोगी सीरीज है। तो उस समय तो जरूर चैनल पर बने रहें। तो देखिए, प्रशासन के तहत सबसे जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो राजा होता था और विजयनगर साम्राज्य का शासन राजतंत्रात्मक था। राजा को राय कहा जाता था, वह ईश्वर के समतुल्य माना जाता था। और चोल नरेशों की भांति विजयनगर नरेश भी अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारियों को जो है वो नामजद कर देते थे। मतलब जो राजा होता था वो अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी तय कर देता था, और तय ही नहीं करता था, उसे शासन में सहभागी भी बनाता था ताकि उसकी स्थिति मजबूत हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज जो है उसको एक प्रशासनिक अनुभव भी हो जाए। तो ऐसा करके वो क्या करते थे कि जो उत्तराधिकार को लेकर के बाद में जो युद्ध होते थे उससे वो बच जाते थे और राज्य को उस तरीके की हानि नहीं होती थी। विजयनगर काल में भी दक्षिण भारत की संयुक्त शासक परंपरा का निर्वाह किया। तो संयुक्त शासक परंपरा वही होती है कि भाई एक साथ जो है 2 शासक शासन कर रहे हो। जैसे जब संगम वंश का जो संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, तो ये दोनों लोग संयुक्त रूप से शासन करते नजर आते हैं एक समय के बाद, पीछे मैंने बताया भी है। सम्राट जो है सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। विजयनगर शासकों ने धर्म के मामले में धर्मनिरपेक्ष नीति का जो है वो अनुसरण किया है। मतलब एक तरीके से ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और इनके समय में जो भी धर्मावलंबी थे सबको अपने मतों को मानने की स्वतंत्रता थी। अब इसके बाद राज्य परिषद को देखेंगे तो राज्य परिषद राजा की सलाहकार समिति थी। इसका मुख्य कार्य जो है वो राजा को सलाह देना होता था। प्रशासनिक कार्यों में राजा परिषद की सलाह ले सकता था, परंतु उनकी सलाह मानने के लिए राजा जो है वो बाध्य नहीं था। और वैसे भी कभी भी जो सलाह जो है वो बाध्यकारी नहीं होती है। ये व्यक्ति के डिपेंड पे होता है कि व्यक्ति कैसा मतलब उसको लेता है, यानी कि वो उसको मानता है कि नहीं मानता है, तो ये चीजें डिपेंड करती हैं। राज्य परिषद के बाद मंत्री परिषद आता है। राज्य परिषद के बाद केंद्र में मंत्री परिषद होती थी। प्रधानमंत्री, उप मंत्री, विभागों के अध्यक्ष तथा राजा के कुछ निकटतम संबंधी इसके सदस्य होते थे। जिसका प्रमुख अधिकारी क्या था, तो प्रधानी या महाप्रधानी होता था। तो मंत्री परिषद के जो प्रमुख अधिकारी थे कौन थे, प्रधानी या महाप्रधानी होते थे। और मंत्री परिषद में संभवतः 20 सदस्य होते थे। मंत्री परिषद के अध्यक्ष को सभा नायक कहा जाता था। विद्वान, राजनीति में निपुण, 50 से 70 वर्ष की आयु वाले और स्वस्थ व्यक्तियों को ही मंत्री परिषद का सदस्य बनाया जाता था। तो उस समय क्या था कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए कुछ अर्हताएं निर्धारित थी। सबसे पहले तो वो विद्वान हो, मतलब पढ़ा लिखा हो, फिर एक आयु को धारण करता हो, मतलब 50 से 70 वर्ष के बीच उसकी आयु हो, ताकि उसको जो है जीवन का, शासन प्रशासन का, सारी चीजों का एक अच्छा अनुभव हो। और साथ ही साथ वो स्वस्थ हो, मतलब बीमार ना हो, मतलब 50 से 70 वर्ष के बीच में वो स्वस्थ हो ताकि अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। तो ये अर्हता होती थी मंत्री परिषद के सदस्यों की। और एक अधिकारी होता था रायसम। तो
तो रायसम पूछा गया है कि रायसम विजयनगर साम्राज्य में क्या होते थे, तो राजा के मौखिक आदेशों को ये लिपिबद्ध करता था। मतलब राजा जो कहता था उसको लिपिबद्ध करने का काम कौन करता था, तो रायसम करता था। इसी तरीके से कर्णिकम लेखाधिकारी होता था, मुद्राकर्ता राजकीय मुद्रा रखने वाला अधिकारी, तथा सर्वनायक जो है वो मुख्य सचिव होता था। तो सर्वनायक कौन होता था, मुख्य सचिव होता था, और राजकीय मुद्रा जो रखने वाला अधिकारी होता था वो कौन था, मुद्राकर्ता। तो केंद्रीय प्रशासन की चीजों को आपने देख लिया। अब आते हैं प्रांतीय प्रशासन को देखते हैं। तो विजयनगर जैसे विशाल साम्राज्य पर प्रशासन के लिए उसे अनेक प्रांतों में जो है वो विभाजित किया गया था। इनके विभाजन का क्रम क्या है, तो राज्य या मंडलम, मंडलम के बाद कुट्टम या वलनाडु, वलनाडु के बाद नाडु, नाडु के बाद मेला ग्राम। मतलब मेला ग्राम जो होता था ये 50 गांव का जो है वो समूह होता था। मतलब एक मेला ग्राम जो इकाई होती थी प्रशासन की, उसके अंतर्गत 50 ग्राम समूह आते थे। और सबसे जो छोटी इकाई थी उर या ग्राम, तो ये आप जानते रहिएगा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो उर या ग्राम थी। सामान्यतः प्रांतों पर राज परिवार के व्यक्तियों को ही गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाता था। तो प्रांतों का जो बॉस होता था वो गवर्नर होता था, और गवर्नरों की नियुक्ति जो होती थी वो राजकुमारों को या राज परिवार के लोगों की ही नियुक्ति उस पद पे होती थी। और अब स्थानीय प्रशासन को अगर देखेंगे तो चोल चालुक्य शासन काल की तरह विजयनगर काल में भी सभा और नाडु का जो है वो प्रचलन रहा है। प्रत्येक गांव को अनेक वार्डों या मोहल्लों में बांटा गया था। सभा के विचार विमर्श में गांव या क्षेत्र विशेष रूप से भाग लेते थे। तो आप अगर चोल वाला टॉपिक आपने पढ़ा होगा, चोल में जो स्थानीय प्रशासन है, तो बहुत सी चीजें यहाँ भी एकदम मतलब उसी तरीके से सिमिलर दिखाई दे रही होंगी। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप लोग जो है एक क्रमबद्ध तरीके से चीजों को करिए। जैसे अभी आप अगर विजयनगर आपने पढ़ा है तो पीछे की भी वीडियो देख लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 15-15, 20-20 मिनट या कोई आधे घंटे का वीडियो होगा, इतना ही होगा। लेकिन विश्वास मानिए कि जब आप एक क्रम से चलेंगे तो बहुत सी चीजें आपकी बहुत व्यवस्थित तरीके से तैयार होगी, और आप जो है लिंक कर पाएंगे, आप कनेक्ट हो पाएंगे। और जब कनेक्ट होंगे तो फिर जो है आप को याद करने में सहूलियत होगी। ग्राम सभाएं कुछ दीवानी मुकदमों का फैसला करती थी, और फौजदारी के कुछ छोटे मोटे मामले में अपराधी को दंड भी दे सकती थी। तो जो ग्राम सभाएं होती थी तो वहां जो दीवानी और फौजदारी दोनों ही जो छोटे छोटे मामले होते थे तो दोनों स्तर पर उनके अधिकार में थे। और एक आता है ब्रह्मदेव ग्राम। तो ब्राह्मणों को भू अनुदान के रूप में प्रदत्त ग्राम होता था। मतलब ब्रह्मदेव ग्राम वो ग्राम होते थे, गांव होते थे जो ब्राह्मणों को भूमिदान के रूप में दिया जाता था। और ब्रह्मदेव ग्रामों की सभाओं को क्या कहते थे, तो चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है कि चतुर्वेदी मंगलम क्या था, तो ब्रह्मदेव ग्रामों की जो सभा होती थी उसे कहा जाता था। फिर गैर ब्रह्मदेव ग्राम जो होता था वो क्या कहलाता था, तो वो उर कहलाता था। यद्यपि विजयनगर कालीन अभिलेखों में उर का उल्लेख बहुत ही जो है वो कम है। ग्राम सभाएं अपने कार्यों के लिए मंदिरों और उपवनों जैसे स्थानों पर अपनी बैठकें करती थी। तो आप देखेंगे कि साउथ में जो है जो मंदिर होते थे वो प्रशासनिक, आर्थिक और धार्मिक तीनों केंद्र होते थे। मतलब मंदिर जो है वो बैंकर का भी काम करते थे, वहां से लोग ऋण ले जाते थे और फिर उसको जो है वापस करते थे। साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन भी जो मंदिर के प्रांगण होते थे वहीं सभा समिति का आयोजन होता था, और वहीं जो गणमान्य लोग हैं वो इकट्ठा होकर के निर्णय करते थे। तो ये सारी भूमिका रही है मंदिरों की। सैन्य प्रशासन को यदि आप देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य में एक विशाल सेना थी। इसका एक पृथक विभाग था जिसे कंदाचार कहा जाता था। तो जो कंदाचार था विजयनगर प्रशासन में वो क्या थी, तो वो सैन्य व्यवस्था थी। इसका सैन्य अधिकारी क्या होता था, तो दंड नायक होता था। तो जो सेना का अधिकारी होता था, मतलब कंदाचार का जो हेड होता था वो दंड नायक होता था। सेना के 4 अंग थे, पदाति, अश्वारोही, हस्ती सेना और तोप खाना। क्योंकि अब आप लोगों को पता ही होगा कि इस समय तक जो है बारूदों का भी निर्माण हो गया था, बारूदों का प्रयोग होने लगा था युद्धों में।
तो तोपखाना मतलब आर्टिलरी जो है वो बहुत ही जो है सशक्त भूमिका निभा रही थी युद्ध क्षेत्र में। और पदाति अश्वारोही हस्ती सेना मतलब ये तो परंपरागत रूप से चले ही आ रहे थे। अब्दुल रज्जाक के विवरण से जानकारी मिलती है कि विजयनगर साम्राज्य में पुलिस का वेतन वेश्यालयों से होने वाली आय से दिया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य में जो पुलिस प्रशासन को जो वेतन मिलता था वो जो वेश्यालय थे उनकी आय से जो राजस्व मिलता था उससे उनका वेतन जाता था। और ये विवरण कौन देता है? तो ये विवरण अब्दुल रज्जाक देते हैं। और आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अब्दुल रज्जाक जो है कहाँ के निवासी थे और ये किसके दरबार में आए थे। पीछे का मैंने क्लास कराया और ये पूछा गया प्रश्न है, तो जल्दी से आप लोग का एक टेस्ट हो जाए। बताइए कमेंट करके कि अब्दुल रज्जाक जो है वो कहाँ के निवासी थे। देवराय द्वितीय ने सेना में तुर्की जो है धनुर्धरों की भर्ती की थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि तुर्की धनुर्धरों की भर्ती करने वाला शासक कौन था? तो देवराय द्वितीय थे। और थोड़ा सा विजयनगर की न्याय व्यवस्था को देखें तो विजयनगर साम्राज्य में राजा स्वयं सर्वोच्च न्यायालय था, उसकी सहायता के लिए मंत्री एवं अधिकारी होते थे। और न्यायालय जो है वो 4 प्रकार के होते थे, तितिष्ठा, चल, मुद्रिता और शास्त्रिता। तो ये जो न्यायालय, ये सब न्यायालय हैं। अगर कभी भी ऐसे शब्द आ जाए कि तितिष्ठता, चल, मुद्रिता और शास्त्रिता, एक्चुअली में क्या है ना कि थोड़ा सा संस्कृत उच्चारण उतना बढ़िया नहीं है, तो आप समझिएगा कि जो चारों हैं ये कौन से हैं? तो ये न्यायिक संरचना के पार्ट हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में तो मैंने मतलब आपको हर वीडियो में बताते हैं, यहाँ भी बता दे रहे हैं कि हमारा संस्थान जो है वो मुख्य परीक्षा का जो है वो बैच ऑर्गेनाइज करता है और हमेशा चलता रहता है। तो अभी आरओ का बैच स्टार्ट है और जो है पेपर सेकंड से जो है मेंटरशिप बैच चल रहा है। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ डेली जो है आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप इस तरीके से कुछ लिख करके दिखाते हैं, संस्थान के द्वारा प्रॉपर मूल्यांकन होता है। जो भी कमी रहती है, अगर आप का नंबर कट रहा है तो क्यों कट रहा है और कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे आप इंप्रूव करेंगे, देखिए पूरा कमेंट किया गया है यहाँ भर भर के, उसमें कोई कोताही नहीं होती है। और जब आप सभी लोगों की कॉपी चेक हो जाती है तो फिर इस तरीके से आपको मॉडल आंसर दिया जाता है। और संस्थान का ये उद्देश्य है कि प्रत्येक टॉपिक से मतलब जितने भी आपके टॉपिक है वहां से न केवल महत्वपूर्ण अति संभावित प्रश्न, साथ ही साथ आपका पीवाईक्यू भी करा दिया जाए, ताकि एक कंप्लीट तैयारी आपकी रहे और जब आप मुख्य परीक्षा में जाए तो बहुत बेहतर स्थिति में रहें। जो पीसीएस का हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है मुख्य परीक्षा को लेकर के, तो वहां तो हमारा ये उद्देश्य है कि पेपर 1 से 6 तक तो हम इस बार 750 प्रश्नों का जो है वो आपको प्रैक्टिस करा के भेजेंगे और विथ मॉडल आंसर। ऐसा नहीं कि केवल हम लिखवाएंगे आपकी कॉपी चेक करेंगे, उन 750 प्रश्नों का जो है हम आपको मॉडल आंसर भी देंगे। और अगर आप इतना भी करके चले जाएंगे तब भी मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि इसके तहत आपका जो है पूरा सिलेबस कवर होगा। सिलेबस का प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न कराए जाएंगे। तो भाई यूपीएससी भी तो सिलेबस से ही पूछेगा या यूपी पीसीएस भी सिलेबस से ही पूछेगा। तो अगर 1-2 क्वेश्चन सिलेबस से थोड़ा सा हटके जाता है या आउट ऑफ बॉक्स चला जाता है तो वो आपके साथ ही समस्या नहीं, वो सबकी समस्या होगी। और ऐसे में जब आप इतना प्रैक्टिस किए रहेंगे तो उन प्रश्नों को भी आप टैकल कर पाएंगे। तो यहाँ जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। अब आते हैं राजस्व प्रशासन को देखते हैं। तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण लगान जो है आय का प्रमुख साधन था। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख स्रोत थे, जैसे संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योग कर, सामाजिक और सामुदायिक कर व अर्थदंड आदि। तो ये सारे स्रोत जो है वो राजस्व के थे। और इसमें भी अगर देखेंगे आप तो जो एग्रीकल्चर की चीजें हैं वो सबसे ज्यादा राजस्व का आधार थी। विविध कर में और देखेंगे तो विजयनगर साम्राज्य द्वारा वसूल किए जाने वाले विविध करों के नाम थे कदमाई, मगसाई, कनिकई, कतनम, वरम, कड़म, भोगम, वारी, पत्तम, इराई और कत्यायम। ये सब जो है कर के प्रकार थे। और राज्य जो है उपज के 6ठे भाग को भूमि कर के रूप में वसूल करता था। तो राज्य कितना वसूल करता था कर के रूप में? तो भूमि उपज का 1/6 जो है टैक्स के रूप में राज्य लेता था। सामाजिक और सामुदायिक करों में विवाह कर बहुत रोचक है। यह कर वर और कन्या दोनों पक्षों को जो है देना होता था। तो विजयनगर में विवाह कर का प्रचलन था
और इसमें जो है वर और कन्या दोनों पक्षों को इसमें टैक्स देना होता था। ऐसा नहीं है, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा कि वो कह देगा कि विवाह कर जो है केवल वर पक्ष से लिया जाता था, क्योंकि ये ऐसी मान्यता है कि भाई जो कन्या पक्ष होता है उसका बहुत सारा खर्चा होता है। तो ऐसे में आप यहाँ जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें दोनों पक्षों से टैक्स लिया जाता था, चाहे कन्या हो चाहे वर हो। विजयनगर नरेशों ने विधवा विवाह को विवाह कर से मुक्त करके इस प्रकार के विवाह को न केवल सामाजिक मान्यता प्रदान करने का प्रयास किया, वरन विधवाओं की दयनीय स्थिति को जो है और बेहतर करने का प्रयास किया। मतलब यहाँ जो विधवा थी तो उनके विवाह पर कोई टैक्स राज्य द्वारा नहीं लिया जाता था। तो इससे क्या लगता है कि राज्य जो है वो विधवा विवाह को बढ़ाना चाहता था, तो एक अच्छी पहल थी। इस काल में भिखारियों, मंदिरों और वेश्याओं पर भी कर लगाए जाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी ये आ जाएगा तो अब आपको लगेगा कि सर भिखारी क्या कर देंगे, तो नहीं, उस समय भिखारियों पे कर होता था और मंदिर भी कर के दायरे में थे, मतलब ईश्वर को भी कर देना होता था। और वेश्याओं के कर से तो पुलिस प्रशासन की जो है वो पूरा, मतलब उनका वेतन तो पुलिस प्रशासन को वेश्याओं के कर से ही मिलता था विजयनगर में, मैंने पीछे बताया ही है ये चीज। सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को विशेष सेवाओं के बदले जो भूखंड दिए जाते थे, ऐसी भूमि को जो है अमरम कहा जाता था और इसके प्राप्तकर्ता क्या थे, तो अमर नायक थे। और इस भू धारण व्यवस्था को क्या कहा जाता था, तो नायंकर व्यवस्था। विजयनगर में एक प्रणाली थी नायंकर व्यवस्था, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली थी, तो वो यही था, मतलब जो सैनिक और असैनिक अधिकारियों को जो मतलब सेवा के बदले जो भूमि दिया जाता था उसी से संबंधित ये व्यवस्था थी। प्रारंभ में नायंकर व्यवस्था केवल सेवा की शर्तों पर आधारित था, परंतु बाद में यह क्या हो गया, तो यह आनुवांशिक हो गया। अब आइए देखते हैं विजयनगर की मुद्रा व्यवस्था को। तो विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का क्या था, तो जो सोने का सिक्का था वो वाराह था। ये सबसे प्रसिद्ध सिक्का था जिसका विदेशी यात्रियों ने हूड़, परदौस या पगोडा के रूप में उल्लेख किया है। तो जो वाराह नामक सोने का सिक्का विजयनगर में था, तो उसको जो विदेशी यात्री तमाम आए थे तो उन लोगों ने उसका अलग अलग नाम दिया। कोई हूड़ कहता है, कोई परदौस कहता है और कोई पगोडा इसको कहता है। सोने के छोटे सिक्के को प्रताप या फड़म कहा जाता था। तो विजयनगर में प्रताप या फड़म क्या थे, तो ये भी गोल्ड कॉइन थे, लेकिन इनका वजन और इनका आकार जो है दोनों छोटा होता था। चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था। तो तार क्या था, तो ये चांदी के छोटे सिक्के थे। विजयनगर का वाराह एक बहुत सम्मानित सिक्का था जिसे संपूर्ण भारत तथा विश्व के प्रमुख व्यापारिक नगरों में स्वीकार किया जाता था। इसी की चर्चा हो रही है और ये इतना महत्वपूर्ण सिक्का था कि मतलब चूंकि ये अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में, जैसे वर्तमान में जो डॉलर की भूमिका है, तो उस समय जो क्षेत्रीय व्यापार में जो क्षेत्रीय देश थे तो वहां वही वैल्यू किसकी थी, तो वाराह की थी, जो विजयनगर की समृद्धि को भी दर्शाता है। भाई आप अगर किसी देश के सिक्के को जो है वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो रही है तो वो देश जो है आर्थिक रूप से बहुत सशक्त होगा। भाई आज डॉलर की वैल्यू क्यों इतनी ज्यादा, क्योंकि वो अमेरिका की मुद्रा है और अमेरिका अभी भी जो है विश्व में नंबर 1 पोजीशन धारण करता है। तो वही चीजें विजयनगर के वाराह सिक्के के लिए थी। विजयनगर साम्राज्य के सिक्के से वहां के नरेशों के धार्मिक विश्वासों का भी पता चलता है। सिक्कों पर गरुड़ और हनुमान जी का जो है वो चित्रण है। तो गरुड़ और हनुमान जी का यदि चित्रण है तो यानी कि वो हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म में भी आप देखेंगे तो वैष्णव, क्योंकि गरुड़ जो पक्षी है वो किसका वाहन, भगवान विष्णु का, और हनुमान जी जो है वो राम जी के भक्त हैं, विष्णु भगवान के भक्त हैं। तो कहीं ना कहीं वैष्णव धर्म की चीजों को दिखाई देता है। और लक्ष्मी नारायण प्रकार का सिक्का कृष्णदेव राय ने जारी किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है विजयनगर कालीन शासक था जिसने लक्ष्मी नारायण प्रकार का सिक्का जारी किया था, तो वो जारी किए थे कृष्णदेव राय। अब थोड़ा सा विजयनगर के सामाजिक जीवन को देख लेते हैं। तो यह भारतीय इतिहास का अंतिम साम्राज्य था जो वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित पारस्परिक सामाजिक संरचना को सुरक्षित एवं संवर्धित करना
अपना कर्तव्य समझता था। मतलब यहाँ के जो शासक थे तो वो वर्णाश्रम, जो ब्राह्मण में जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी ब्राह्मण धर्म में, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये जो ऑरेंज था, ये जो ऑर्डर था, इस पे जो है ये फोकस्ड होते हैं और इसी तरीके से अपनी व्यवस्था चलाते हैं। ब्राह्मणों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार यह था कि उन्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। तो ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त थे। लेकिन यहाँ आप देखेंगे ना कि जैसे उत्तर भारत में क्षत्रियों का स्पष्ट विभाजन मिलता है और क्षत्रिय बहुत ज्यादा प्रभावी भूमिका में दिखते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे तो क्षत्रियों की वैसी भूमिका नहीं दिखेगी। ब्राह्मणों के बाद अगर आप देखेंगे तो जो भूमिका सर्वाधिक रहेगी तो वो वैश्यों की रहेगी। तो ये थोड़ा सा अंतर है उत्तर भारत के वर्णाश्रम व्यवस्था से दक्षिण भारत के वर्णाश्रम व्यवस्था की। विजयनगर की सेना एवं शासन व्यवस्था में उन्हें ऊंचे पद प्राप्त थे। मतलब किसे? ब्राह्मणों को। इस काल में उत्तर भारत में बहुत बड़ी संख्या में लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बस गए थे और इन्हें बड़वा कहा जाता था। तो ये बड़वा कौन थे विजयनगर साम्राज्य में? तो बड़वा वे लोग थे जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर के बस गए थे। विजयनगर युगीन समाज में दस्तकारों में लोहारों और बढ़ई की स्थिति सर्वोच्च थी। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। विदेशी यात्रियों के विवरण और समकालीन अभिलेखों से पुरुष एवं महिला दासों का जो है तो वो उल्लेख मिलता है। तो मतलब अगर देखेंगे सामाजिक संरचना में तो दास प्रथा का भी प्रचलन था, वेश्याओं की भी चीजें मिलती हैं, गणिका की स्थिति रहती है। और विजयनगर युगीन समाज में स्त्रियों की बड़ी सम्मानजनक स्थिति थी और कुछ स्त्रियां जो थी महान विदुषी और प्रसिद्ध साहित्यकार भी थी। तो ये भी चीजें, और संपूर्ण भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य एकमात्र साम्राज्य था जिसने विशाल संख्या में स्त्रियों को विभिन्न राजकीय पदों पर जो है वो नियुक्त भी किया था। तो आप यहाँ देखेंगे कि विजयनगर जो साम्राज्य, तो यहाँ स्त्रियां प्रभावी भूमिका में रहती, शासन प्रशासन में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये चीजें आप दिखाई पड़ रही हैं। समाज में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। इस काल में विधवाओं का जीवन बहुत ही है और अपमानजनक माना जाता था। तो विधवाओं की स्थिति थोड़ा दयनीय थी और इनकी स्थिति आप एंशिएंट काल से लेकर के आप आधुनिक काल तक देखेंगे तो मतलब सोचिए राजा राम मोहन राय या उसके बाद विधवाओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है तो वो तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं। तो उनके समय में भी जो प्रयास किए गए, सोचिए मतलब इतना बड़ा वो आंदोलन चलाते हैं और अपने समय में केवल 50 विधवाओं की शादी करा पाए थे। मतलब इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतनी ख्याति प्राप्त था उनको, लेकिन फिर भी विधवा विवाह को लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। मतलब वो अपने पूरे जीवन काल में केवल 50 विधवाओं का विवाह करा पाए थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी स्थिति कितनी दयनीय थी। तो वही स्थिति यहाँ भी थी और इसीलिए इनके विवाह को लेकर के जो शासन जो कर लगाता था, प्रलय कर, मतलब विवाह पर टैक्स, तो वो विधवाओं को उससे मतलब बाहर किया हुआ था ताकि मतलब इनकी शादी विवाह सहजता से हो सके। फिर भी लोग जो है इस तरफ आकृष्ट नहीं होते थे। सती प्रथा, विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा को सहगमन अर्थात मृत पति के साथ महाप्रयाण कहा जाता था। तो सहगमन क्या था विजयनगर में? तो सती प्रथा को ही जो है वो सहगमन कहा जाता था कि मतलब जब किसी महिला का जो पति वो डेथ कर जाता था तो उसी के साथ वो गमन, मतलब परलोक का गमन कर लेती थी और मतलब वही एक उसकी चिता में जल करके साथ साथ प्राण त्याग देती थी। इस काल में स्त्रियों द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद सती होना मुक्ति का प्रतीक माना जाता था। परंतु सती प्रथा क्या थी? तो स्वैच्छिक थी। ऐसा नहीं था कि मतलब किसी पत्नी का पति जो है डेथ किया तो अब पत्नी को जो है पकड़ करके जबरिया उसको जो है सती करा दिया जाता था। सती प्रथा स्वैच्छिक था, मतलब वो महिला पे डिपेंड करता था कि वो सती होगी कि नहीं होगी। लेकिन चूंकि विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी तो महिलाओं को लगता था कि मतलब इतना लंबा वैधव्य वाला जीवन जीने से बेहतर है कि भैया अपने प्राणों को ही त्याग दें, और वही होता था। तो ये चीजें थी। बारबोसा, नूनीज, सीजर, फेडरिक, पिएत्रो देला वल्ले और अन्य विदेशी यात्रियों ने इस कुप्रथा का जो है आंखों देखा वर्णन किया है। तो जो सती प्रथा थी उसका वर्णन बारबोसा, नूनीज, सीजर, फेडरिक, पिएत्रो देला वाले और भी कई विदेशी थे जिन्होंने इसका प्रत्यक्ष वर्णन किया है। मनोरंजन के क्षेत्र में आप देखेंगे तो नाटक
और यक्षगान जिसमें मंच पर संगीत एवं वाद्यों द्वारा अभिनय किया जाता था, इस काल में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। तो यक्षगान की जो परंपरा थी वो विजयनगर साम्राज्य से ही चली आ रही थी, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। शतरंज एवं पासा खेल बहुत लोकप्रिय था। कृष्णदेवराय स्वयं शतरंज प्रेमी थे, उसने प्रवीण शतरंज खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया था। तो कृष्णदेवराय की उपलब्धियों में एक उपलब्धि ये भी थी कि वो शतरंज के खेल में जो है वो बहुत ज्यादा कुशल थे। अब थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण तथ्य है, तो बहमनी मुद्रा हून तथा विजयनगर की मुद्रा पगोडा या परदेश थी। 1367 ईस्वी की लड़ाई में पहली बार विजयनगर तथा बहमनी के बीच तोपखाने का प्रयोग हुआ था। तो सबसे पहले जो बहमनी की जो मुद्रा थी वो हूण थी या हून, और विजयनगर की जो मुद्रा थी वो पगोडा थी, और ये बेसिकली स्वर्ण मुद्राएं थी। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट कि 1367 ईस्वी में पहली बार विजयनगर मतलब बुक्का प्रथम तथा बहमनी का जो शासक था मोहम्मद शाह प्रथम के बीच तोपखाने का प्रयोग हुआ था, और इस युद्ध में बहमनी शासक ने विजयनगर की सीमा में जो है वो प्रवेश किया था। विजयनगर बहमनी संघर्ष के वास्तविक कारण भौगोलिक, राजनैतिक, आर्थिक और सामरिक थे। रायचूर दोआब हीरा और लोहे जैसे बहुमूल्य खनिजों की खानों के लिए विख्यात था। तो बेसिकली जो तुंगभद्रा में जो नदी के किनारे जो रायचूर दोआब है, असली लड़ाई उसी पे अधिकार को लेकर के थी। तो ऐसे में आप अगर पीछे का जो मैंने कल का क्लास लिया था तो उसमें आप देखेंगे किस तरीके से बहमनी और विजयनगर की एक लंबे समय तक अदावत चलती है, और कभी विजयनगर प्रभावी होते हैं तो कभी बहमनी प्रभावी होता है। अमीर अली बरीद को जो है वो दक्कन की लोमड़ी तथा बहमनी शासक हुमायूं को जो है वो दक्कन का नीरो कहा जाता है। तो देखिए अमीर अली बरीद पे प्रश्न पूछा जा चुका है कि दक्कन की लोमड़ी किसे कहा जाता है। अब दक्कन के नीरो पे प्रश्न यदि बनेगा तो आप जानते रहिए ये हुमायूं एक शासक होते हैं, तो इन्हें जो है दक्कन का नीरो कहा जाता है। विजयनगर की राजभाषा तेलुगु तथा बहमनी की राजभाषा क्या थी, तो मराठी थी। तो क्षेत्रीय वही था भाई, एक मराठा क्षेत्र में रहते थे बहमनी वाले और ये तेलुगु वाले क्षेत्र में रहते थे, तो भाषा भी वही होगी। विजयनगर की पहली राजधानी अनेगोंदी थी, उसके पश्चात क्रमशः हम्पी, बेको गोंडा मतलब जैसे पेनुकोंडा तथा चंद्रगिरी थी। तो ये क्रम भी आप देखिएगा। देवराय प्रथम ने घुड़सवार सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए सर्वप्रथम तुर्की धनुर्धरों को अपने सेना में भर्ती किया, और देवराय द्वितीय तथा राम राय ने भी इसका अनुसरण किया। तो तुर्की धनुर्धरों को अपनी सेना में भर्ती करने का काम किसने किया था, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, और फिर आगे चल करके राम राय ने भी किया था। और राम राय के बारे में तो मैंने जो राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ था उसके समय तालीकोटा का युद्ध, तो वहां मैंने चर्चा करी है इसको लेकर के। विजयनगर से बड़े पैमाने पर काली मिर्च का निर्यात किया जाता था, और तेनालीराम भी कृष्णदेवराय के दरबार में थे। तो एक बहुत विद्वान थे तेनालीराम, तो तेनालीराम किसके दरबार में थे, तो कृष्णदेवराय के दरबार में थे। हरिहर प्रथम ने होयसल पर, बुक्का प्रथम ने मदुरै पर, हरिहर द्वितीय ने गोवा पर तथा कृष्णदेवराय ने रायचूर दोआब पर अधिकार करके विजयनगर साम्राज्य में मिलाया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये विजयनगर के महत्वपूर्ण शासक है। तो हरिहर प्रथम जो है होयसल को जीतता है, बुक्का मदुरै को जीतता है, हरिहर द्वितीय गोवा को जीतते हैं, और जो कृष्णदेवराय रहते हैं तो वो जो बहमनी के साथ जो अदावत होती है रायचूर दोआब को लेकर के, तो कृष्णदेवराय ने जो है रायचूर दोआब को अपने क्षेत्र के अंतर्गत लाया था। तो ये उपलब्धियां रही हैं। कृष्णदेवराय की रचनाएं तेलुगु में इन्होंने अमुक्त माल्यद की रचना की थी, और संस्कृत में 2 ग्रंथ इनके हैं, जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणयम। तो ये विवाह से संबंधित 2 ग्रंथ हैं, और ये तो एक समझिए रहे अमुक्त माल्यद तेलुगु में, और अलसानी पेडन्ना, और ये बेसिकली जो है वो राजनीति से संबंधित है, इसकी विषय वस्तु राजनीति और प्रशासन है। अलसानी पेडन्ना कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज कवियों में है, सर्वप्रथम थे। इन्होंने मनुकारिता की रचना की, और इन्हें आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। तो आंध्र कविता के पितामह कौन थे, अलसानी पेडन्ना, और इनके बारे में कल भी जब हम कृष्णदेवराय को पढ़ा रहे थे तो जब अष्टदिग्गज की चीजें बताए थे तो वहां मैंने इनके बारे में डिटेल से बताया था। तो वहां से यदि आप लिंक करके पढ़ेंगे तो कोई प्रश्न आएगा तो आराम से आप कर लेंगे। विजयनगर राज्य में ब्रह्म विवाह सर्वाधिक प्रचलित था, और इसे कन्यादान भी कहा जाता है।
तो आप लोग जानते होंगे कि विवाह के जो है वो 8 प्रकार होते हैं, और 8 प्रकारों में जो सबसे प्रतिष्ठित प्रकार माना जाता है वो ब्रह्म विवाह माना जाता है। और 1800 ईस्वी में हम्पी भग्नावशेष की खोज अभियंता पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की थी। तो हम्पी जो भग्नावशेष की खोज किसने की थी? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने कब की थी? तो 1800 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में जो है दर्जा प्राप्त हुआ। और कृष्णदेवराय ने अपनी मां के दरबार में विजयनगर के समीप ही नगलपुरम या नागलापुरम नामक एक शहर की स्थापना की थी। और 1986 ईस्वी में हम्पी को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल जो है घोषित किया गया। तो हम्पी को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया था? तो 1986 में घोषित किया गया था। तो आज का जो विजयनगर का टॉपिक है वो खत्म होता है। अब कल जो है हमारा जो टॉपिक होगा तो बेसिकली हम उसमें देखेंगे थोड़ा सा सल्तनत काल के जो प्रमुख महत्वपूर्ण फैक्ट है, मतलब उसमें स्थापत्य की चीजें देखेंगे या विविध मतलब देखेंगे संक्षेप में। और उसके बाद हम आ जाएंगे सूफियों पर, और सूफियों के बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो फिर भक्ति काल को देखेंगे, जिसमें सूर कबीर तुलसी सबके बारे में जो प्रश्न बनता है जायसी, इसको देख लेंगे। और उसके बाद फिर जो है हम मुगल पे शुरू हो जाएंगे। तो ये इसके बारे में मैंने चर्चा करी दी है, तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। ये कुछ लिंक्स है हमारे। तो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम है समृद्धि IAS का, ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। तो इससे तो जरूर आप लोग जो है ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये जो अभी हम पढ़ा रहे थे एक समय के बाद यहाँ आपको PDF भी देखने को मिलेगा। और परीक्षा के समय संस्थान बहुत से PDF जो है अपना यहाँ डालता है। साथ ही साथ ये कुछ हमारे लिंक्स हैं, जैसे समृद्धि IAS का जो YouTube चैनल है जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं। तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दूसरा हमारा चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, तो ये भी आप ही का चैनल है और आप ही के सहयोग से आगे बढ़ेगा, तो इसे भी जो है सब्सक्राइब कर लें। अंतिम में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।